नमस्कार साथियों, ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं लेक्चरर अशोक बिश्नोई। आज अपन ज्योग्राफी के विषय के अंदर ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है ज्वालामुखी, क्यों उद्गार होती है ज्वालामुखी और ज्वालामुखी उद्गार के क्या कारण रहते हैं, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी उसे कहते हैं कि ज्वालामुखी के द्वारा जब कोई पृथ्वी के अंदर से लावा, गैस या तरलीय पदार्थ जब पृथ्वी के भूप्रपट्टी क्रस्ट से ऊपर विस्फोट करके बाहर निकलती है, जब ये लावा जल वाष्प पृथ्वी के ऊपर आके उद्गार होता है तो उसे अपन ज्वालामुखी कहते हैं। तो इस ज्वालामुखी के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि ये उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटा गया है, विश्व के अंदर मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर ज्वालामुखियाँ उद्गार होती है और ज्वालामुखी उद्गार के क्या कारण रहते हैं, इसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे और बहाव के हिसाब से ज्वालामुखियाँ कौन कौन सी होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थ और परिभाषा। ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैस, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा निकलकर पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। ज्वालामुखी वो स्थान होता है जिससे क्या होता है, पृथ्वी के नीचे से जलवाष्प, लावा, गैस, तरलीय पदार्थ विस्फोट के साथ में धरातल पर आता है। वो तरलीय पदार्थ क्या होता है, वो चट्टानें होती है। जो चट्टानें पिघलकर वो लावा, ये मैग्मा बनती है और यही वापस मैग्मा ज्वालामुखी के द्वारा वापस उद्गार होके वापस धरातल पर आके बिछ जाती है, तो उसको कहते हैं अपन ज्वालामुखी। बहाव के हिसाब से ज्वालामुखियों को अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। मुख्य रूप से सिल्ड ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कुंड, बेसाल्ट प्रवाह, मध्य महासागरीय कटक, ये सारी की सारी जो ज्वालामुखियों के ही भाग होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले सिल्ड ज्वालामुखी। सिल्ड ज्वालामुखी वो होती है जो मैग्मा जो भूप्रपट्टी के नीचे दुर्बलता मंडल के अंदर जो मैग्मा होता है, और मैग्मा जब विस्फोट के द्वारा ऊपर की ओर आता है परत नली के द्वारा और ऊपर आके जो लावा के रूप के अंदर बिछ जाता है परत नली के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी, सिल्ड ज्वालामुखी। और ये जो लावा होता है काफी तरल पदार्थ के अंदर होता है और बहुत बड़े भूभाग के अंदर जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं सिल्ड ज्वालामुखी। दूसरी है मिश्रित ज्वालामुखी। मिश्रित ज्वालामुखी के अंदर जो लावा होता है वो थोड़ा काफी गाढ़ा होता है और ज्यादा फैलता नहीं है, और वहां जहाँ ज्वालामुखी उद्गार होता है वहीं पे पास पास में ठंडा होके एक पर्वतनुमा आकृति का निर्माण कर देता है, जिसके अंदर जो लावा होता है काफी गाढ़ा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं मिश्रित ज्वालामुखी। उसके बाद में आता है ज्वालामुखी कुंड। ये है ज्वालामुखी कुंड। ज्वालामुखी कुंड के अंदर क्या होता है, तो जो लावा होता है वो लावा काफी ठोस अवस्था में आता है और ज्वालामुखी बड़ी विस्फोट के साथ में वहां पर उत्सर्जित होती है। जब विस्फोट के साथ में उत्सर्जित होती है तो कभी कभी विस्फोट इतना तगड़ा होता है, इतना तेज होता है कि ज्वालामुखी वो खुद ही नीचे धंस जाती है। धंस जाने की वजह से वहां पे एक कुंड नमा आकृति बनती है, और जब ज्वालामुखी उद्गार वहां पे बंद हो जाता है और उस कुंड के अंदर पानी जमा हो जाता है, पानी जमा होता है तो उसको बोलते हैं ज्वालामुखी कुंड या कॉल्डेरा। क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी कुंड या कॉल्डेरा भी उसे कहते हैं। उसके बाद में है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ये पूरा पूरा बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र है, जिसके अंदर क्या होता है, जो मैग्मा है, मैग्मा से ऊपर आने के बाद बहुत तरल मात्रा के अंदर ये मैग्मा बहुत लंबे चौड़े भूभाग के अंदर फैल जाता है, और फैलने के बाद धीरे धीरे ये लावा ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद में वहां पर क्या बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण करता है, बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण करता है। भारत के अंदर भी जो प्रायद्वीपीय पठार है, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है दक्षिण भारत के अंदर मुख्य रूप से केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट आता है उसके अंदर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का कुछ भाग, मध्य प्रदेश का पिछला हिस्सा, जो प्रायद्वीपीय पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानों का ही बना हुआ है। उसके बाद में आता है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, मध्य महासागरीय मुख्य रूप से जो अंटार्कटिक महासागर है उसके अंदर दो चट्टानें हैं,
दो प्लेट्स होती है, दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती है। जब प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती है तो क्या होता है, बीच में एक दरार नुमा आकृति यहाँ पे बनती है। दो चट्टानें विपरीत दिशा में जाती है, विपरीत दिशा में जाने की वजह से बीच में दरार बनती है और इसी दरार से जो मैग्मा है वो बाहर आता है और मैग्मा बाहर आके लावा के रूप में ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद में एक नई कटकनुमा संरचना का निर्माण करता है। नई कटकनुमा संरचना का निर्माण करता है, उसको क्या बोलते हैं, मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। तो ये मुख्य रूप से प्रवाह के आधार पर ज्वालामुखी अलग अलग भागों में बांटा गया है। सिल्ट ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कुंड, बेसाल्ट ज्वालामुखी और मध्य महासागरीय ज्वालामुखी। उसके बाद में मैग्मा और लावा। मैग्मा और लावा के अंदर क्या आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्मा किसे कहते हैं या लावा किसे कहते हैं, या मैग्मा और लावा में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो जब अपने दुर्बलता मंडल के अंदर क्या पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। और जब ये मैग्मा ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा भूप्रपट्टी पे आता है या क्रस्ट पे आता है, भूप्रपट्टी या क्रस्ट पे आने के बाद जब जमा हो जाता है या ज्वालामुखी उद्गार होता है, तब ये तरल पदार्थ बाहर निकलता है। तो भूप्रपट्टी के ऊपर जब बाहर निकलता है तब तो इसको बोलते हैं लावा। और जब ये लावा भूप्रपट्टी पे नहीं आके भूप्रपट्टी के नीचे ही जमा हो जाता है या तब तक भूप्रपट्टी के नीचे ही रहता है, तब तक इसको क्या बोलते हैं, मैग्मा। तो भूप्रपट्टी के जब तक नीचे रहता है तब तक बोलते हैं इसको मैग्मा, और भूप्रपट्टी से बाहर आ जाता है तब इसको बोलते हैं लावा। मैग्मा, जब तक ये तरल पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में रहता है तब तक इसे मैग्मा कहा जाता है। लावा, जब ये यही तरल पदार्थ भूपटल क्रस्ट के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तब इसे लावा कहा जाता है। तो ये मुख्य अंतर है मैग्मा और लावा के अंदर। अब ज्वालामुखी के प्रकार मैंने आपको भी बताया था, जिसके अंदर ज्वालामुखी मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। सिल्ड ज्वालामुखी, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं और इसका ढाल मंद होता है, ढाल काफी मंद होता है। इनका निर्माण मुख्य रूप से बेसाल्ट लावा से होता है जो बहुत तरल होता है। जो लावा निकलता है, तरल लावा की वजह से इन सिल्ड ज्वालामुखियों का निर्माण होता है और इनका ढाल काफी मंद होता है, धीमा धीमा ढाल होता है। एक तो खड़ा ढाल होता है और एक मंद ढाल होता है, तो इस मंद ढाल नुमा एक आकृति बनाता है सिल्ड ज्वालामुखी की। मिश्रित ज्वालामुखी, इनमें गाढ़ा और चिपचिपा लावा निकलता है। ये लावा निकास नली के आसपास जमा होकर परतों के रूप में जम जाता है। ये लावा ज्यादा फैलता नहीं है और जहां से जो लावा निकलता है उसके आसपास भी परत नुमा आकृति बना के वहां पे ठंडा हो जाता है या जमा हो जाता है, जिससे ये ऊंचे और शंक्वाकार दिखाई देते हैं, जिससे ये पर्वतनुमा और शंक्वाकार आकृति के अंदर दिखाई देते हैं। कौन से, मिश्रित ज्वालामुखी। उसके बाद में आते हैं ज्वालामुखी कुंड। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। जब इनमें विस्फोट होता है तो ये ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय खुद ही नीचे धंस जाते हैं, जिससे एक बड़े गड्ढे का निर्माण होता है, जिसे कुंड या कोल्डेरा कहते हैं। कुंड या कोल्डेरा कहते हैं। ये विस्फोट होते होते ये खुद ही नीचे धंस जाते हैं। बेसाल्ट पलवार क्षेत्र, इनमें बहुत अधिक तरल लावा निकलता है जो बहुत लंबी दूरी तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप या प्रायद्वीपीय पठार इसका एक प्रमुख उदाहरण है, किसा, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का। उसके बाद में मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी महासागरों के बीच में स्थित होते हैं, जिसका मैंने बोला अंटार्कटिक महासागर के बीच के दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जाती है, तो वहां पर मध्य महासागरीय कटक आकृति का निर्माण हो रहा है। ये होती है ज्वालामुखी उद्गार। इसके अंदर एकदम आग की तरह जो लावा बाहर निकल रहा है और लावा निकल के धीरे धीरे छाया के अंदर ठंडा होता जा रहा है, जिसके अंदर बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। तो इस प्रकार से लावा उद्गार होता रहता है। और लावा उद्गार, उसके बाद के अंदर सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखियां होती है जहां पर लावा उद्गार हो रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर लावा उद्गार हो रहा है या कंटिन्यू चल रहा है, उसको बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। एक होती है सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी वो होती है कि कुछ समय पहले वहां पर ज्वालामुखी उद्गार हो रहा था और फिलहाल वहां पे नहीं हो रहा है,
आने वाले टाइम के अंदर फिर वहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी। और एक होती है मर्त ज्वालामुखी। मर्त ज्वालामुखी वो होती है जो आज से काफ़ी टाइम पहले वहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हो रहा था और काफ़ी टाइम हो गया अभी तक वहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार नहीं हो रहा है, और आने वाले टाइम के अंदर भी वहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होने का कोई भी वहाँ पे कोई पक्की संभावना ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं मूर्त ज्वालामुखी। तो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी तीन भागों के अंदर बांटा है, सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और मर्त ज्वालामुखी या निष्क्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी है जिनमें अक्सर विस्फोट होते रहते हैं या वर्तमान में भी गैस और धुआं निकल रहा है। मुख्य रूप से सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। इनमें से सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, या सुसुप्त ज्वालामुखी कौन सी है, या मूर्त ज्वालामुखी कौन सी है। तो ये कुछ प्रसिद्ध या फेमस ज्वालामुखियां हैं जो सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में स्थित है और विश्व के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है, इक्वाडोर में स्थित है और विश्व के सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है कोटोपैक्सी। दूसरी है माउंट एटना। माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित यह यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना है जो यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद में स्ट्रोम्बोली, इटली में स्थित भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहता है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है क्योंकि इसमें लगातार प्रकाश निकलता रहता है। आगे है किलायु। ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है और दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक गिना जाता है किलायु। उसके बाद बैरन द्वीप, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहां पर है, उद्गार होता रहता है, जो बैरन द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। और बैरन ज्वालामुखी है जो भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहां पे स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है। उसमें माउंट एयरबस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। उसके बाद में दूसरा सुसुप्त ज्वालामुखी। ये वे ज्वालामुखी है जो लंबे समय से शांत है लेकिन भविष्य में कभी भी अचानक सक्रिय हो सकती है। पहले कभी उद्गार थी, फिर बाद में ठंडी हो गई और भविष्य के अंदर कभी भी वो उद्गार हो सकती है। उसको क्या बोलते हैं, सुसुप्त या सक्रिय ज्वालामुखी। उसके अंदर फ्यूजियामा, जापान का सबसे प्रसिद्ध और सुंदर ज्वालामुखी है फ्यूजियामा। माउंट फ्यूजी, जिसको सेकंड है विसुवियस, माउंट विसुवियस इटली में स्थित, जिसने प्राचीन काल में पोम्पई शहर को तबाह कर दिया था, जिसको विसुवियस, क्योंकि पोम्पई शहर बस गया था पहले, कभी वहां पे ज्वालामुखी उद्गार होता था, फिर काफी समय हो गया था कभी ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ था, इसलिए क्या वहां पे पूरा शहर की बसावट हो गई, वहां पर पूरा शहर बन गया। फिर 200 साल के बाद में अचानक वहां पे ज्वालामुखी विस्फोट हुई जिससे कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया था, जिसको बोलते हैं विसुवियस, माउंट विसुवियस, जो इटली में स्थित है। क्राकाटोवा इंडोनेशिया में स्थित है, ये अपने भीषण विस्फोटों के लिए जाना जाता है। उसके बाद में नारकोंडम, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी थी तो वो तो बैरन ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है, और सुसुप्त ज्वालामुखी है जो भारत की नारकोंडम है, और ये भी कहां पे स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है। उसके बाद में सबसे लास्ट वाली शांत या मर्त ज्वालामुखी, ये वे ज्वालामुखी है जिनमें ऐतिहासिक काल से कोई विस्फोट नहीं हुआ और भविष्य में भी इसकी कोई संभावनाएं नहीं। पहले कभी उद्गार होता था, काफी टाइम हो गया कभी उद्गार नहीं हुआ, और भविष्य में भी उसके उद्गार होने के कोई अपन को पुख्ता सबूत नहीं है, कोई संभावना नहीं है। उसको बोलते हैं शांत या मर्त ज्वालामुखी, जिसके अंदर किलिमंजारो, तंजानिया अफ्रीका में स्थित, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद माउंट पोपा म्यांमार में स्थित है, ये भी मर्त ज्वालामुखी है। चिम्बोरोज इक्वाडोर में स्थित है। एकागुआ एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला कहाँ है, उत्तरी एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में है। यह विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा शांत ज्वालामुखी, एकागुआ। एंडीज पर्वतमाला कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर, और रॉकीज पर्वतमाला कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका के अंदर है।
महत्वपूर्ण तथ्य, प्रशांत महासागर का अग्निवलय विश्व के लगभग 75 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर या अधिक ज्वालामुखी। प्रशांत महासागर अग्निवलय विश्व में लगभग 75% अधिक सक्रिय ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं या अग्निवलय भी कहते हैं। तो जितनी भी ज्वालामुखियां हैं, विश्व की जितनी भी ज्वालामुखियां हैं, मुख्य रूप से सारी की सारी ज्वालामुखियां जितनी भी बड़ी प्लेटें हैं या छोटी प्लेटें हैं, छोटी और बड़ी प्लेटें को किनारों के ऊपर प्रभावित होती है। प्रभावित क्यों होती है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, दूर जाने की वजह से वहाँ पे बीच में दरार होती है या बीच में गैप होता है। गैप होने की वजह से जो पतला और प्रेशर के साथ में मैग्मा वहाँ से बाहर निकलता है, और मैग्मा जब बाहर निकलता है तो ज्वालामुखी का उद्गार होता है। और मुख्य रूप से जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के चारों ओर तटीय इलाका है, वहाँ पे क्या प्लेटों की जॉइंट है, और जॉइंट होने की वजह से चारों तरफ क्या है, ज्वालामुखियाँ हमेशा उद्गार होती रहती है। इसलिए वहाँ पे क्या अग्निवलय भी बोलते हैं और उसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, इसको प्रशांत महासागरीय किनारे वाले इलाके को। ऑस्ट्रेलिया ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी स्थल आकृतियां, ज्वालामुखी की बनने वाली स्थल आकृतियां कौन कौन सी है? ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाली दो प्रकार की स्थल आकृतियां होती है, एक तो अंतर्वेदी स्थल आकृतियां होती है और एक बाह्यवेदी स्थल आकृतियां होती है। अंतर्वेदी स्थल आकृतियों के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, एक अलग से चैप्टर बनाया था, आप देख सकते हो, मेरे वीडियो के अंदर लिंक दे रखा है, उसके अंदर देखोगे तो आपको अंतर्वेदी स्थल आकृतियां मिल जाएगी। और बाह्यवेदी आकृतियां वो होती है ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा धरातल के ऊपर जो आकृतियां बनती है उसको बोलते हैं बाह्यवेदी स्थल आकृतियां। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा जब ठंडा हो जाता है तो वह आग्नेय सेल इग्नियस रॉक्स का निर्माण करता है। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर उन्हें दो भागों में बांटा गया है। बहिर्वेदी जब लावा धरातल पर आकर ठंडा होता है, अंतर्वेदी जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा हो जाता है, जैसे बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सील, सीट, डाइक। इस प्रकार की जो अंतर्वेदी स्थलाकृतियां बनती है वो जो लावा अंदर ही ठंडा हो जाता है। इसके मुख्य रूप से इस प्रकार की जो स्थलाकृतियां बनती हैं, जो अंतर्वेदी स्थलाकृतियां हैं, जो पृथ्वी के भूपट पट्टी के आने से पहले ही धरातल के नीचे ही ठंडी होकर जम जाती है, इसको बोलते हैं अंतर्वेदी स्थलाकृतियां। और विश्व के अंदर मुख्य रूप से ज्वालामुखी कहाँ कहाँ उद्गार होती है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ मैप के अंदर। तो ये देखो, ये पूरा पूरा है प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर का ये पूरे है किनारा। यहाँ पर पूरी पूरी प्लेटों का किनारा है, और किनारों के जो रेड रेड डॉट नजर आ रहे हैं, एक सारी की सारी ज्वालामुखियाँ हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी ज्वालामुखी आपको दिख रहेगी। उसके बाद में इस साइड देखोगे तो यहाँ पर भी अफ्रीका के अंदर भी जो प्लेट के किनारे हैं, यहाँ पर पूरी पूरी ज्वालामुखियाँ हैं। तो विश्व मैप के अंदर आपको जो रेड रेड डॉट नजर आ रहे हैं, ये पूरी पूरी सक्रिय और सुसुप्त ज्वालामुखियों का पूरा पूरा यहाँ पर डिस्प्ले कर रखा है। तो आप स्क्रीन शॉट लेके भी इसको देख सकते हो, मैं साइड में होता हूँ, आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले लेना। इसी के साथ ही आज अपना ज्वालामुखी का चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर आपको कोई ऐसी पर्सन लगे जो समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर करना। मेरा चैनल है AK बिश्नोई इन AK सर 363, तो इसको आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो वेरी मच।